जय हिंद दोस्तों, आप सभी को डीके स्टडी 24x7 में स्वागत, अभिनंदन, वंदन। दोस्तों हम लोग आज सेट नंबर 10 लेकर के आ रहे हैं, जो आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 28/11/2024 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, यदि किसी चालक की लंबाई 3 गुना कर दी जाए तथा अन्य कारकों में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा। आप जानते हैं कि चालक यानी तार का रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस जो है कुछ 2-3 बातों पर डिपेंड करता है। पहले तो रेजिस्टेंस लंबाई पर डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। और आपको क्लास में करवाया गया था कि रेजिस्टेंस का जो सूत्र होता है R बराबर रो L/A होता है, वेयर L इज लेंथ ऑफ वायर, ये जो है चालक या तार की लंबाई है, और ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। आप ऐसे देख लें कि रेजिस्टेंस जो है ये 2 बातों पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है, जबकि रेजिस्टेंस अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लंबाई बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लंबाई घटाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या था। तो रेजिस्टेंस बराबर रो L/A होता है, और यहाँ पर कह रहा है कि लंबाई 3 गुना बढ़ा दिया गया, जबकि अन्य कारक को अपरिवर्तित किया गया है, कोई बदलाव नहीं किया गया। तो आप लंबाई को 3 गुना बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस भी 3 गुना बढ़ेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों आप जानते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है, तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष मायोपिया की समस्या को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो आप जानते हैं कि क्लास में करवाया गया था निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में आपको बताया गया था कि जो लिखता है वो दिखता है, यानी निकट लिखा हुआ है, यानी नियर का चीज़ साफ साफ दिखाई देगा और फार का चीज़ साफ साफ दिखाई नहीं देगा। तो जिस दोष में निकट की चीज़ें साफ साफ दिखाई देती है परंतु दूर की चीज़ें साफ साफ दिखाई नहीं देती है, तो वैसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और दोस्तों आपको ये भी बताया गया था कि अगर दोष है 3 नंबर से, यानी निकट कितना नंबर का लेटर है 3 नंबर का, तो लेंस लगाना पड़ेगा 4 नंबर का। तो 4 नंबर में लेंस जो होता है वो अवतल लेंस होता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, वो होगा अवतल लेंस। आप ये भी जानते हैं कि अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो नेगेटिव होता है, और लेंस का जो क्षमता होता है, ऐसा मात्रक होता है, वो डायोप्टर होता है। और आपको अगर लेंस का पावर पूछे तो P बराबर 100/F, ये F सेंटीमीटर में बताना होता है। तो ये सब चीज़ें आपको क्लास में बहुत अच्छा से करवाया गया है, और उम्मीद है कि आप इस चीज़ को भली भांति समझ पा रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। किसी धारावाही वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र समर्थ डैश होता है। तो किसी धारावाही वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र समर्थ जो होता है वो केंद्र पर अधिकतम होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग प्रति अम्ल में एक घटक रूप में किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक अल्कोहल के रूप में वर्गीकृत है। तो दोस्तों आपको पता है कि अल्कोहल ग्रुप का जो पहचान होता है वो होता है ओल, लास्ट में ओल लगा रहता है। एल्केनोल, मिथेनोल, इथेनोल, प्रोपेनोल, ब्यूटेनोल, पेंटेनोल, हेक्सटेनोल, हेप्टेनोल, ऑक्टेनोल, ये तमाम चीज़ें ओल लगा हुआ रहता है लास्ट में। तो ऑप्शन देखिए कि किसमें ओल लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रोपेनोल, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। और अगर आपसे सवाल पूछ ले कि प्रोपेनोल का सूत्र क्या होता है, तो C3H5OH होता है।
और अल्कोहल ग्रुप का ये पहचान है कि लास्ट में OH लगा हुआ रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि अल्कोहल ग्रुप है और उसका समान सूत्र समान नाम में OL जुड़ा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे प्रोपेनॉल था। इस हिसाब से आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? तो जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोजन आयतन की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, जो आपको ध्यान में रखना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा नेफ्रॉन का एक कप के आकार का भाग है जिसके साथ वृक्क में प्रत्येक कोशिकाएं गुच्छा जुड़ा होता है? तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सही जवाब बोमेन झील, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोमेन झील नेफ्रॉन का एक कप के आकार का भाग है जिसके साथ वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छा जुड़ा होता है। तो आप ध्यान रखेंगे बोमेन झील। क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा 100 जूल है। पिंड का वेग क्या होगा? 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड का गतिज ऊर्जा 100 जूल है, तो पिंड का वेग क्या होगा? तो दोस्तों आप जानते हैं कि गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का सूत्र जो होता है 1/2 mv² होता है। जबकि गतिज ऊर्जा कितना दे दिया है? 100 जूल दिया हुआ है। 1/2 m कितना है? 2 किलोग्राम। तो v² निकलना है तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी v² बराबर 100 होगा। इसीलिए v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 10 मीटर पर सेकेंड। आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। जब चूना पत्थर को गर्म करने पर एक बूझे चूने में परिवर्तित हो जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जब चूना पत्थर को गर्म करने पर एक बूझे चूने में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपघटन कहा जाता है। आप देखें कि अपघटन अभिक्रिया इसको क्यों कहा जाता है। तो चूना पत्थर का आप सूत्र जानते हैं CaCO3 होता है, और जब इसको गर्म कीजिएगा तो CaO+CO2 का निर्माण होता है, यानी चूना पत्थर टूट के 2 घटक में बदल जाता है, इसलिए इसको अपघटन कहा जाता है। दोस्तों आप जानते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयोग होकर एक यौगिक बनाते हो तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। पहले संयोजन अभिक्रिया समझ लीजिए। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयोजित होकर एक यौगिक बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। CaO और H2O को जब अभिक्रिया कराएंगे तो CaOH का होल ट्वाइस होता है। तो ये जो अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया है। अब हम बात करते हैं कि जब एक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के यौगिकों से विस्थापित करके नए यौगिक का निर्माण करता है तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। फिर से सुनिए, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब एक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के यौगिकों से निर्माण करके एक नया अभिक्रिया करता है, एक नया यौगिक का निर्माण करता है, तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, FeSO4 यह एक यौगिक है और एक तत्व है Zn। तो FeSO4 और Zn, तो Zn जो है Fe से अधिक क्रियाशील है, इसलिए Zn SO को अपनी ओर खींच लेगा, तो ये हो जाएगा ZnSO4 और Fe अलग हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जबकि आप द्विविस्थापन पे बात करें तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 बार आयनों का विस्थापन होता है तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे आप देख लीजिए कि एक है HCl और एक है NaOH। अब इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। ये जो है क्लोरीन पर नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव आयन होता है, और सोडियम पर नेगेटिव और OH पर सोडियम पर पॉजिटिव और OH पर नेगेटिव आयन होता है। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ अभिक्रिया करके 2 नए कंपाउंड बनाते हैं। इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है।
तो यहाँ पर क्या होगा, अभिक्रिया होगा NaCl प्लस H2O का निर्माण होगा। तो इस तरह की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। और मुझे उम्मीद है कि ये अभिक्रिया आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, और जो पढ़े हैं उनको ये भली भांति समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर था कि जब चूना पत्थर को गर्म करने पर एक बुझे चूने में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया अपघटन कहलाता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की परमाणुक त्रिज्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन परमाणु के परमाणु त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होता है, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक पिंड को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है और यह 20 मीटर की ऊंचाई तक जाता है, तो गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा? कहता है कि 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को ऊपर फेंका जाता है, यानी ये सतह है और एक गेंद को ऊपर फेंका जाता है और इस गेंद का जो वजन है 0.5 kg है और ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 20 मीटर की ऊंचाई तक जाता है, यानी ये कितना ऊंचा जाता है? तो 20 मीटर। तो गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इसका हाइट कितना दे दिया, इसका हाइट जो दे दिया 20 मीटर दे दिया। तो आप न्यूटन की गति का तीसरा नियम जानते हैं, क्योंकि प्रारंभिक वेग यानी यू पूछ रहा है कि किस वेग से आपने फेंका कि वस्तु 20 मीटर ऊंचा चला गया। और दोस्तों आपको पता है कि कोई भी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो उस वस्तु पर नीचे ग्रेविटी काम करता है, और वो ग्रेविटी जो होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मान होता है, जी का मान होता है। तो आपने पढ़ा होगा न्यूटन के गति का तीसरा नियम जो होता है v² बराबर u² प्लस 2as। जबकि आप जानते हैं कि किसी वस्तु को जब ऊपर फेंकोगे तो एक समय ऐसा होगा कि इसका v जो होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 होगा तभी वो नीचे गिरेगा। तो मैक्सिमम हाइट पर किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो वो मैक्सिमम हाइट पर उसका जो अंतिम चल होता है वो 0 हो जाता है। तो v बराबर 0 पुट करेंगे और u² निकालना है प्लस 2, और a का मान हम जान रहे हैं कि वस्तु को ग्रेविटी कितने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे खींच रहा है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे खींच रहा है। तो इसका डिस्टेंस कितना है? तो 20 है। तो इस हिसाब से हम u निकाल लेंगे। तो आपको पता है कि जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे इसका जो होगा आंसर जो होगा, अच्छा ये आपका यहाँ पर एक मास दिया हुआ है और ये मास कितना दिया हुआ है? तो मास दिया हुआ है वो है 0.5। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो u² बराबर जो होगा वो होगा 400 अंडर रूट। u² 400 अंडर रूट होगा। तो अगर u की हम बात करें -400 रहेगा तो माइनस वाला अंडर रूट में पॉजिटिव हो जाता है। तो u जो होगा वो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन देख लेते हैं कि इसका 20 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन किस में है। तो 20 मीटर पर सेकेंड जो ऑप्शन है ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं कि जब किसी जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है तो उसमें वो कौन सा जीव में होता है? तो वो होगा एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में क्या होता है कि कोशिका विभाजन या विखंडन होने पर नए जीव का निर्माण होता है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा एक कोशिकीय जीव। और आप जानते हैं कि एक कोशिकीय जीव में अमीबा आता है। अमीबा कैसा जीव है? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर बात करते हैं। यदि किसी वस्तु का विस्थापन का मान 0 होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक है? पहले तो आप समझिए कि दूरी किसे कहते हैं और विस्थापन किसे कहते हैं। तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति A से B चला और B से C चला। एक व्यक्ति A से B और B से C चला। एक व्यक्ति A से B 3 मीटर चला और B से C 4 मीटर चला। तो जो दूरी होगा वो दूरी होगा 3 और 4 7 इसका दूरी होगा। क्योंकि आपको पता है कि दूरी किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल रास्ता की लंबाई दूरी कहलाता है। तो A से B 3 और B से C 4, तो दूरी हो गया 7 मीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन क्या होता है कि प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। तो A और C के बीच की न्यूनतम दूरी ये हो जाएगा 5। पाइथागोरस थ्योरम से आपने पढ़ा होगा 3 4, तो ये होता है 5। तो विस्थापन जो होता है 5 मीटर होता है।
तो आपने समझ लिया कि दूरी किसे कहते हैं। दूरी किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा चली गई कुल रास्ते की लंबाई दूरी कहलाता है। और विस्थापन जो होता है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि दूरी जो है विस्थापन से बड़ा हो सकता है, दूरी जो है विस्थापन के बराबर हो सकता है, दूरी जो है विस्थापन के बड़ा या बराबर होता है, ये आपने पढ़ा है। तो यानी अगर एक इक्वेशन में हम कहें तो डिस्टेंस जो है या तो विस्थापन से बड़ा होगा या तो बराबर होगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि दूरी विस्थापन से छोटा हो गया। और दोस्तों आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि दूरी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, दूरी हमेशा धनात्मक होता है। लेकिन विस्थापन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव और आइदर जीरो। विस्थापन जो है नेगेटिव भी हो सकता है, विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है और विस्थापन जीरो भी हो सकता है। जो मेरे से फिजिक्स वाले क्लास किया है उनको बहुत अच्छा से साफ होगा कि हाँ सर आपने ये सब चीज़ों को बहुत अच्छा से डिस्कस किया है बोर्ड पे, तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु के विस्थापन का मान शून्य होने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थिति आवश्यक है। तो विस्थापन का मान शून्य होना है, तो इसका मतलब क्या है कि जब तय की गई दूरी वस्तु के विस्थापन के बराबर हो, जब तय की गई दूरी वस्तु के विस्थापन के बराबर हो, यानी तय की गई दूरी वस्तु के विस्थापन के बराबर हो, तो यहाँ पर तो इससे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आपका क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के विस्थापन का मान शून्य होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है। तो विस्थापन का मान शून्य आपको अभी बताया गया है कि विस्थापन पॉजिटिव होता है, विस्थापन नेगेटिव होता है और विस्थापन पॉजिटिव नेगेटिव और विस्थापन जीरो भी होता है। और आपको ये भी बताया गया है कि विस्थापन जो है दूरी से छोटा ही होता है या तो दूरी के बराबर होता है, लेकिन कभी भी विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए में कहते हैं, देखते हैं कि जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो। हाँ, यहाँ पर विस्थापन जीरो होगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ए से बी गया 4 मीटर और बी से फिर ए लौट के आ गया 4 मीटर, तो यहाँ पर दूरी तो हो जाएगा 8, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये जीरो होगा, क्योंकि आपको पता है कि विस्थापन किसे कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो एक व्यक्ति ए से बी गया और फिर बी से ए ही आकर के रुक गया, तो यानी वो कुछ भी डिस्प्लेस नहीं हुआ, यानी उसका विस्थापन जीरो होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि जब वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान हो तो यहाँ पर विस्थापन हो जाएगा जीरो। क्वेश्चन नंबर 14, प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया का चयन कीजिए। तो प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए प्रजनन प्रक्रिया होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रजनन। निम्नलिखित में से किस विलयन का पहचान उसके गंध से किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जल में जब डिटॉल को मिलाते हैं तो उसका पहचान गंध से करते हैं। जल में नमक मिलाओगे तो उसका पहचान जो है स्वाद से करते हैं। जल में चीनी मिलाओगे तो उसका पहचान हम लोग स्वाद से करते हैं। जबकि जल में पोटेशियम परमैंगनेट मिलाओगे तो उसका पहचान हम लोग रंग से करते हैं। कि जल का रंग बदल जाएगा तो समझेंगे कि जल में पोटेशियम परमैंगनेट का मिलाव है। लेकिन जब जल में डिटॉल रहेगा तो इसका पहचान हम लोग गंध से करेंगे, न कि इसका स्वाद से करेंगे। तो राइट आंसर कहता है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का पहचान गंध से किया जा सकता है। तो जल में डिटॉल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो कहता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या के संदर्भ में किसके बराबर होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। तो F बराबर R/2 आप लोगों ने बहुत क्लियर पढ़ा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आपको ये भी पता है कि गोलीय दर्पण 2 तरह का दर्पण होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो तथा बाहर का सतह पेंटेड हो, रचित हो, उस दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहा जाता है। और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहते हैं कि अवतल दर्पण में प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष के समांतर जितने भी किरणें पड़ते हैं वो सारे के सारे किरणें एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाता है। इस गुण के वजह से अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण यानी कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है, जो आपको बहुत अच्छा से पता होगा। और जिस बिंदु पर ये सारे के सारे किरणें
आकर के इकट्ठा होती है, कलेक्ट होती है, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहा जाता है। तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17 डैश मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज पादप का वहन करता है, जबकि डैश उन पत्तियों जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं से उनका पौधे के अन्य भागों में वहन करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, मृदा से जल एवं खनिज का वहन करता है उसको बोलते हैं जाइलम, और फल की तरह पहुंचाता है उसको बोलते हैं फ्लोएम। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, डी फॉर दिल्ली। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जाइलम और फ्लोएम पौधे संवहनीय तंत्र के दो प्रमुख ऊतक है। जाइलम जो होता है, जाइलम एक मृत कोश का होता है, जबकि फ्लोएम जीवित कोश का होता है। ये भी आपको पता होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाइलम एवं फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करते हैं। किसी विलयन के आयन प्रतिशत द्वारा आयन की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका सूत्र डायरेक्ट आपको याद रखना चाहिए कि विलयन पदार्थ का आयतन बटा विलयन का आयतन इंटू 100। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 जब किसी जीव की भोजन रीतिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं तो फिर कोशिका द्रव में जाते हैं, किस जीव में ऐसा होता है? तो ये हो जाएगा अमीबा। अमीबा जीव की भोजन रीतिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में टूट जाता है, फिर कोशिका में फैल जाता है। यानी अमीबा में रीतिका होता है, रीतिका में वो भोजन जाता है और जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में टूट जाता है। और दोस्तों आपको ये भी पता है कि अमीबा प्रोकैरियोटिक कोशिका है, और आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अमीबा जो है भोजन जो पचाता है, इस प्रक्रिया को फाइगोसाइटोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोजन जिस प्रक्रिया से अमीबा जिस प्रक्रिया से भोजन को पचाता है उसको हम लोग बोलते हैं फागोसाइटोसिस। फागोसाइटोसिस भोजन अमीबा जो भोजन पचाता है उस प्रक्रिया को बोला जाता है फाइगोसाइटोसिस। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे और आज का अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट कोशिका है जो विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का संवहन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र ही है जो सूचना को आदान प्रदान करता है, और वो जो सूचना को आदान प्रदान करता है मेरुरज्जु के द्वारा करता है, यानी वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा करता है। मेरुरज्जु उसका बोलते हैं हम लोग। और दोस्तों आपको ये भी पता है कि मानव शरीर में आपको बताया गया था कि मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका जो होता है, सबसे बड़ा कोशिका होता है वो होता है ओवम यानी अंडाणु। सबसे छोटा कोशिका की बात करेंगे तो होता है शुक्राणु का कोशिका, और सबसे लंबी कोशिका की बात करेंगे तो वो होता है तंत्रिका तंत्रिकी कोशिका। तो ये तमाम चीज़ें आपको क्लास में करवाया गया है, और आज का हमारा लास्ट ये क्वेश्चन था। और दोस्तों आप लोगों को ये करना चाहिए, ऐसे तो मैं कभी बोलता नहीं कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, लेकिन आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं कि इस तरह का सेशन को कंटिन्यू किया जाए, तो निश्चित तौर पे आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो वो वीडियो आपको तक पहुँच जाए और आप इस वीडियो को देख करके अपना तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले